सो हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मैथ्स 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वाइज टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट आती जा रही है वैसे वैसे आपका मैथ्स का पीए भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किन किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पढ़ लें, यानी अक्सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का इस जो वीडियो है हमारा इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 1 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक हमारा है वो है लैग्रांजेस इक्वेशन। तो लैग्रांजेस इक्वेशन से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो कि 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इस टॉपिक से भी हमारे पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस टॉपिक से भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो ये जो पीछे जितने भी टॉपिक्स आपने देखे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये दोनों ही आप इसके अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट तो नहीं होती हैं बट उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए लेकिन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। देन उसके बाद जब रिड्यूस करेंगे तो या तो ये होमोजीनियस होगा या फिर ये नॉन होमोजीनियस होगा। तो अगर ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, और अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। और अगर होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है, दोनों ही कंडीशन में आपको पता है कि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा 2 पार्ट में आता है। पहला जो पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, आपको पहले फाइंड करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों के सम को एक साथ लिख देंगे z के इक्वल में, तो वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेदर इट इज़ अ हाइपरबोलिक, एलिप्टिक और पैराबोलिक। तो आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसको आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर वो जो इक्वेशन है वो एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यूनिट 2 से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस टॉपिक से भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है ये बाउंड्री कंडीशंस के साथ आ सकता है, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन के साथ, तो ये भी हमारा लॉन्ग में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस। तो तीनों के सॉल्यूशन आपको पता होनी चाहिए, और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बाउंड्री कंडीशंस के साथ, उन प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेव इक्वेशन की, तो वेव इक्वेशन को आपको उसका सॉल्यूशन पढ़ना है यहाँ पर, और देन वेव इक्वेशन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं बाउंड्री कंडीशन के साथ उनको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हीट इक्वेशन में भी सेम आपको सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन पढ़ना है, देन लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, एंड देन उस पर बेस्ड
प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जितने भी है वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, ये सब आपको किसके लिए पढ़ना है? 2D के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये सब 2D में पढ़ना है, 2 डायमेंशन में, ठीक है। और लास्ट में ये आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, टेलीफोन एंड रेडियो इक्वेशंस। इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेना है आपको। इसमें भी, यहाँ से भी हमारे पास एग्जाम में दो नंबर के इक्वेशंस बनते हैं यहाँ पर। लाइक टेलीफोन इक्वेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द टेलीफोन इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द रेडियो इक्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में बन जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रहेगा वो रहता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ से मीन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मोड पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मीडियन पर। तो मीडियन में क्वार्टाइल भी आपको पढ़ लेना है, क्वार्टाइल, डेकाइल या फिर परसेंटाइल। तो इन यहाँ पर क्वेश्चन आपका सिंपली आ सकता है, फाइंड द मीन एंड ऑल्सो फाइंड द क्वार्टाइल और डेकाइल और परसेंटाइल। तो इस तरह से क्वेश्चन को ऐड करके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कि क्वार्टाइल में आपसे पूछ सकता है कि आपको इसका 3rd क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल बताइए या फिर लोअर क्वार्टाइल बताइए। डेकाइल में आपसे क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, इसका 5th डेकाइल या 7th डेकाइल। इसी तरह से परसेंटाइल में भी क्वेश्चन बन जाता है कि 85th, like 85th percentile, you have to find 85th percentile and 37th percentile। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा आपको यहाँ पे क्या करना है, मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। और मीडियन में आपको ध्यान रखना है क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल के बारे में भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मोमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले तो यहाँ से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एंड देन इस पर लॉन्ग भी क्वेश्चंस आते हैं जिसका यूज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो मोमेंट से एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। एंड सेकेंड टॉपिक जो हमारा वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि लॉन्ग होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। तो यहाँ से भी आपके पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन आपके 2 तरह के हैं। एक 2 केस में आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, पहला तो आप कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए और दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको चेक करना होगा कि डेटा जो भी फंक्शन आपको दिया गया है वो क्या है, कंटिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है। तो जो भी उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के साथ साथ उसमें आपसे मीन भी पूछ लेता है और वेरिएंस भी पूछ लेता है। तो उसके लिए आप मोमेंट अबाउट द ओरिजिन का फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से आप मीन फाइंड कर सकते हैं, और जैसे लाइक B1 की वैल्यू और B2 और उसकी हेल्प से आप वेरिएंस को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा स्क्यूनेस, कुर्तोसिस एंड कर्व फिटिंग। तो स्क्यूनेस से पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर कुर्तोसिस पर क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द कुर्तोसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड द कुर्तोसिस स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होता है कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन के लिए या फिर पैराबोलिक के लिए, ठीक है। तो इस पर बेस्ड भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर यूनिट 3 में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन अक्सर यहीं से बन जाता है, मीन, मीडियन, मोड से, क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल के साथ में। या फिर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। और अगर इनसे नहीं आ रहा है, इन दोनों टॉपिक से, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा स्क्यूनेस या फिर कुर्तोसिस या फिर कर्व फिटिंग से, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा स्क्यूनेस, कुर्तोसिस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये 3 टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 2 मार्क्स के लिए ये टॉपिक जो है मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करें यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेनली यहाँ पर सबसे अच्छी यूनिट है, यहाँ पर आप बहुत कम पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है बेस थ्योरम। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके 3 है। पहला आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी है।
बेस थ्योरम को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो मीन और वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है उसका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, उसके मतलब उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके प्रूफ को भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको आपको मीन और वेरिएंस प्रूफ करना आना चाहिए, इसको फाइंड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रूफिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जो लास्ट टॉपिक होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर यूनिट 4 में आपको केवल ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला बेस थ्योरम और दूसरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड टॉपिक इज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने टॉपिक्स को पढ़ करके आप यूनिट 4 के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं, हाइपोथेसिस बेस्ड यूनिट है ये आपकी। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या पढ़ना है, टी टेस्ट के बारे में पढ़ना है कि टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, और लास्ट में एनोवा एंड देन जेड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट दिए गए हैं आपको केवल इन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। इन टेस्ट में जेड टेस्ट में आपके लिए अलग अलग कंडीशंस, यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं, उसको पढ़ना है। देन टी टेस्ट पढ़ना है, एफ टेस्ट पढ़ना है एंड काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है एंड देन एनोवा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा वो रहता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ ये टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा और जेड टेस्ट, इन टेस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप यूनिट 5 में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स को, आप जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मिनिमम आपके 70 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे और इससे ऊपर मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो 70+ स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, सबसे पहला टॉपिक आपका होगा लेग्रांजेस इक्वेशंस। देन उसके बाद होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देन नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दोनों का जो तरीका होगा, दोनों के सॉल्यूशन तो 2 ही स्टेप में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन भी 2 पार्ट में ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जो तरीका होगा दोनों की का क्या होगा, अलग होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है कि होमोजीनियस में जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि होमोजीनियस में हम किस मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड करें या फिर नॉन होमोजीनियस में किस मेथड से यहाँ पर हम सॉल्यूशन को फाइंड करें। तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि होमोजीनियस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। उसके बाद नॉन होमोजीनियस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। दोनों ही को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करके दोनों को सम करके लिख देना है जेड के इक्वल में, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। और लास्ट टॉपिक जो आपका है रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसमें क्या करना है आपको, इस पे ध्यान रखना है कि जो कुछ इक्वेशंस ऐसे दी गई होंगी कि जो डायरेक्ट ना तो आपको होमोजीनियस में दिख रहा होगा ना ही नॉन होमोजीनियस में दिख रहा होगा, मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली। तो उससे क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे आप रिड्यूस करेंगे तो या तो वो होमोजीनियस होगा या फिर वो नॉन होमोजीनियस होगा। तो अगर वो होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर वो नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन को फाइंड करेंगे।
देन यूनिट 2 में बात करें तो यूनिट 2 में क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिया गया वो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया होगा, इसमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ इतना क्लासिफाई करना होगा कि जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी ऑपरेटर गिवन है, क्या वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर एलिप्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा। काफ़ी इजी होता है ये टॉपिक। इसमें क्या करना होगा, आपको जो भी वेरिएबल्स होते हैं आपको देखना होगा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं आपके क्वेश्चन में, और उन वेरिएबल्स को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है और सेपरेट करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो जब जैसे ही वेरिएबल आप सेपरेट कर लेंगे तो आप उसे चेक करेंगे कि क्या वो इंटीग्रेबल है। तो अगर वो इंटीग्रेबल है तो उसको सिंपली आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन को आप सॉल्यूशन जो भी आपने फाइंड किया उस पर अप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन अपना फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स विद बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेव इक्वेशन का सिंपली सॉल्यूशन देख लेना है, हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, देन इन तीनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती है उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ लेना है। तो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन को आपको 2D में पढ़ना है। ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए पढ़ना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशंस। नेक्स्ट लास्ट में एक टॉपिक लिखा हुआ है टेलीफोन एंड रेडियो इक्वेशंस। ये यहाँ पर आप जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सिंपली पूछ लेगा व्हाट आर टेलीफोन इक्वेशन एंड व्हाट आर रेडियो इक्वेशंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ से आपको मीन, मोड और मीडियन अच्छे से फाइंड करना सीख लेना है। मीडियन में आपको ध्यान रखना कि क्वार्टाइल कैसे फाइंड करें, डेकाइल कैसे फाइंड करें, परसेंटाइल कैसे फाइंड करें, ये भी आपको सीखना है कि क्वार्टाइल कितने तरह के होते हैं, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीख लेनी है। डेकाइल में अगर हम फाइंड करें कि टोटल फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारी वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्वार्टाइल, डेकाइल या फिर परसेंटाइल को फाइंड कैसे करते हैं यहाँ पर ये सीख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ से इस टॉपिक से तो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा मोमेंट जनरेटिव फंक्शन की। तो यहाँ पर 2 तरह से आप मोमेंट जनरेटिव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक तो पहला जो केस होगा वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए और दूसरा जो होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। तो दोनों ही टॉपिक पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बात करें तो वो है स्क्यूनेस, कुर्तोसिस एंड कर्व फिटिंग। तो यहाँ पर स्क्यूनेस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है, फिर कुर्तोसिस पर प्रॉब्लम बेस्ड एक प्रॉब्लम, या फिर दोनों हो सकता है कि एक साथ ही पूछ ले जाके फाइंड द स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो वहाँ पर आपको स्क्यूनेस और कुर्तोसिस फाइंड करना होगा। एंड जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा कर्व फिटिंग होगा। कर्व फिटिंग पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आपको देख लेना है यहाँ पर। तो कर्व फिटिंग के लिए मेनली आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल इक्वेशन आप कैसे प्रूव करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन अगर पता है कर्व फिटिंग के लिए, कर्व फिटिंग के किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पर आप उसके सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड करते हैं। बट विदाउट नॉर्मल इक्वेशन यू कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कर्व फिटिंग में आपको जो मेथड यूज़ करना है वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स यूज़ करना होता है। तो मेथड तो आपकी जो सिलेबस में है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपको वहाँ पर बेस्ट फिटेड कर्व को फाइंड करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 में अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर केवल आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला बेस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी है, देन उसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और यही तीनों आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी बनते हैं इस टॉपिक से भी। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जस्ट लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का प्रूफ देख लेना है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस का प्रूफ देख लेना है। देन उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। और जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जेड टेस्ट पढ़ लेना है। ठीक है, तो जेड टेस्ट में आपकी 4 कंडीशन है अलग अलग फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रोपोर्शन के लिए देख लेना है। देन उसके बाद डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, देन फॉर सिंगल मीन, and the last one is for difference of mean। यहाँ पर अलग अलग केसेस में आपको यहाँ पर जेड टेस्ट अप्लाई करना होगा। और जेड टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा लार्ज सैम्पल जो होता है वो लार्ज होता है, यानी जो सैम्पल साइज होता है वो 30 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इन टेस्ट को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो सैम्पल साइज है वो 30 या फिर 30 से कम होता है। और इन टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद एनोवा। ठीक है, तो एनोवा में आपको एनोवा तो वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं, 1 वे एंड 2 वे। तो 1 वे एनोवा का फुल नेम जो होता है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बट इसमें आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ना है वो 1 वे के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो 1 वे एनोवा आपको पढ़ना है कि 1 वे एनोवा पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आप पढ़ करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि इन टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।